ये कहानी है 1991 के दौर की, जब झोपड़पट्टी और उनमें रहने वाले करीब बेघर लोग अमेरिका की एक बड़ी समस्या हुआ करते थे। कहानी की शुरुआत में बोल्ट एंटरप्राइजेस के सीईओ गोडार्ड बोल्ट को दिखाया जाता है, जो इस समय अमेरिका का सबसे अमीर बिजनेसमैन होता है। ये बिजनेस उसे अपने बाप से विरासत में मिला था, लेकिन वो इसे और ज्यादा ऊंचाइयों तक ले गया था। बोल्ट हर काम में हमेशा अपना फायदा देखता है और फायदे के लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार रहता है। वो इस बात की कोई परवाह नहीं करता कि उसकी वजह से कितने लोगों को परेशानी उठानी पड़ती है या कितने लोग उसके प्रोजेक्ट की वजह से घर से बेघर हो जाते हैं। आज वो अपने तीनों लीगल एडवाइजर्स से अपने एक ड्रीम प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस कर रहा होता है। दरअसल वो लॉस एंजलिस में झोपड़पट्टियों को तुड़वाकर वहाँ एक 5 स्टार रिजॉर्ट बनाना चाहता है। इस झोपड़पट्टी इलाके की आधी जमीन वो पहले ही खरीद चुका था, लेकिन बाकी की आधी जमीन उसके सबसे बड़े कॉम्पिटिटर क्रसवेल ने खरीद ली थी और उसके लिए भी ये उसका ड्रीम प्रोजेक्ट होता है। वो दोनों ही इस पूरी जमीन को खरीदना चाहते थे, लेकिन उनमें से कोई भी अपना हिस्सा बेचने को तैयार नहीं होता। क्रसवेल अपने आप को इसी झोपड़पट्टी इलाके से निकला हुआ बताता था और कहता था कि उसने वहाँ काफी वक्त गरीबी में बिताया है। उसका मानना था कि बोल्ट, जो कि एक बिजनेसमैन के घर में पैदा हुआ था, वो गरीबी में एक दिन भी नहीं गुजार सकता। बोल्ट को उसकी ये बात चुभ जाती है और वो भी कह देता है कि वो कहीं भी कैसी भी कंडीशन में रह सकता है। क्रसवेल को इस बात का बिल्कुल भी यकीन नहीं था, इसलिए वो उससे शर्त लगाने लगता है कि अगर बोल्ट 1 महीना उस झोपड़पट्टी इलाके में गुजार लेता है तो वो उसे अपने हिस्से की जमीन दे देगा, और अगर वो ऐसा नहीं कर पाता तो उसे अपना हिस्सा क्रसवेल को देना होगा। बोल्ट को ये काम बहुत आसान लगता है, इसलिए वो बिना कुछ सोचे समझे क्रसवेल से शर्त लगा लेता है। अब इस शर्त में बोल्ट के लिए 2 कंडीशन रखी जाती हैं। एक तो ये कि वो इन 30 दिनों के लिए ना तो कोई पैसा लेकर जाएगा और ना ही कहीं अपने नाम का इस्तेमाल करेगा। दूसरा, उसके पैर में एक ट्रैकिंग डिवाइस लगाया जाएगा जो हर वक्त उसकी लोकेशन बताता रहेगा, और अगर वो 30 सेकंड या उससे ज्यादा वक्त के लिए उस झोपड़पट्टी इलाके से बाहर आता है तो उसी वक्त वो शर्त हार जाएगा और ये पूरी जमीन क्रसवेल की हो जाएगी। अब अपनी पहचान छुपाने के लिए बोल्ट अपनी मूंछें साफ करवा देता है और इस शर्त के कॉन्ट्रैक्ट को अपने लीगल एडवाइजर्स को सौंप देता है। क्रसवेल उसके सर पर से उसकी विग हटा देता है और शाम के वक्त उसे अपनी कार से उस झोपड़पट्टी इलाके में छोड़कर चला जाता है। इसके बाद बोल्ट एक बेघर आदमी की तरह इधर उधर घूमने लगता है। जब रात हो जाती है तो वो एक होटल में जाता है जहाँ रूम किराए पर मिलते थे। वो अंदर जाकर देखता है तो यहाँ एक ही रूम के अंदर कई सारे बेड डाले गए थे और एक बेड का किराया $2.50 होता है, जिसे मालिक उससे एडवांस में मांगता है। बोल्ट की जेब में कोई पैसा नहीं था, लेकिन वो होटल मालिक को एक ऑफर देता है। वो उससे अपना नाम नहीं बताता, लेकिन कहता है कि वो एक अमीर आदमी है और किसी खास वजह से यहाँ आया हुआ है। वो कहता है कि अगर वो उसे अपने होटल में रात गुजारने देता है तो 30 दिन के बाद वो उसे पूरे $20,000 देगा। होटल मालिक को लगता है कि वो उसे उल्लू बनाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वो उसे होटल से बाहर निकाल देता है। अब मजबूरी में बोल्ट एक बड़े से खाली पाइप के अंदर सोने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो अपनी आंखें बंद करता है तो वहाँ बहुत सारे चूहे उसके ऊपर चढ़ने लगते हैं, जिनसे डरकर वो चिल्लाता हुआ वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद वो एक चर्च के सामने पहुंच जाता है जिसका दरवाजा अंदर से बंद होता है। बोल्ट आवाज देकर दरवाजा खुलवाने की कोशिश करता है और कहता है कि उसे सोने के लिए थोड़ी सी जगह चाहिए, लेकिन कोई भी उसके लिए दरवाजा नहीं खोलता। दरअसल इस इलाके में ऐसे बहुत सारे बेघर लोग थे, इसलिए चर्च में वो किस किस को सुलाते। आखिरकार जीवन की कड़वी सच्चाइयों का सामना करते हुए उसकी पूरी रात सोने के लिए एक जगह ढूंढने में गुजर जाती है और वो किसी तरह एक दीवार के पास थोड़ी बहुत देर के लिए सोने में कामयाब हो जाता है। अगली सुबह जब उसके पास में ही कोई पेशाब करने लगता है तो उसकी आंख खुल जाती है। ये एक बेघर आदमी था जो अपना नाम सेलर बताता है। जब सेलर अपनी नाक का मलबा वहीं निकालने लगता है तो बोल्ट उसे ऐसा करने से मना करता है और उसे अपना रुमाल निकाल कर दे देता है। सेलर इसके लिए उसका शुक्रिया करता है और उसे एक अच्छा इंसान बताता है, क्योंकि यहाँ कोई किसी को कुछ नहीं देता। वो कहता है कि इस रुमाल को वो संभाल कर रखेगा और कभी इस्तेमाल नहीं करेगा। अब तक बोल्ट की हालत बहुत खराब हो चुकी थी और उसे बहुत तेज भूख लगने लगी थी। काफी देर इधर उधर भटकने के बाद वो एक फास्ट फूड की दुकान के सामने पहुंच जाता है। यहाँ वो देखता है कि दुकान के बाहर कोई थोड़ा सा खाना बचाकर छोड़ गया था। आखिरकार भूख से मजबूर होकर वो इसी बचे हुए खाने को खाने का मन बना लेता है, लेकिन जैसे ही वो उसे उठाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है तो दुकानदार उसके ऊपर जोर से चिल्लाकर उसे यहाँ से भगाने लगता है और कहता है कि उसके जैसे बेघर लोगों के यहाँ घूमने की वजह से ही लोग उसकी दुकान के खाने को 3rd क्लास समझते हैं। ये कहकर वो उस बचे हुए खाने को उठाकर अंदर डस्टबिन में डाल देता है और बोल्ट को मायूस होकर यहाँ से जाना पड़ता है। रास्ते में एक जगह वो एक अंधे भिखारी के कटोरे से पैसे निकालने की भी सोचता है, लेकिन कटोरे में हाथ डालने से पहले ही वो भिखारी उसे धमका देता है, क्योंकि वो अंधा था ही नहीं। बोल्ट अब रेड लाइट पर रुकने वाली कारों के शीशे साफ करके कुछ पैसे कमाने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ भी सब कुछ उल्टा पड़ जाता है। एक बच्चे को डांस करके पैसे मांगता देखकर वो भी ऐसा करने लगता है, लेकिन उसे कोई एक पैसा भी नहीं देता।
अब एक जगह तो नशेड़ी उसे घेर लेते हैं और गला दबाकर उसके दोनों जूते उसके पैर से निकाल लेते हैं, लेकिन तभी मोली नाम की एक लेडी आकर उन दोनों को वहां से भगा देती है और बोल्ट अपनी जान बचाने के लिए उसका शुक्रिया करता है। मोली भी एक बेघर औरत थी, लेकिन वो जहाँ भी रहती थी उस जगह को अपने लिए घर जैसा ही बना लेती थी और किसी को अपनी जगह में नहीं घुसने देती थी। मोली समझ जाती है कि वो यह नया है, इसलिए वो अपने सामान में से उसे पहनने के लिए पुराने जूते देती है और उसे अपने साथ एक ऐसी जगह ले जाती है जहाँ गरीब बेघर लोगों को फ्री में खाना दिया जाता था। इस जगह को मिशन कहा जाता था। यहीं पर सेलर अपने दोस्त फ्यूम के साथ पहले से बैठा हुआ होता है। वो बोल्ट को पहचान लेता है और उसे पेप्टो कहकर अपने पास बुला लेता है। अब चारों एक जगह बैठकर खाना शुरू कर देते हैं। बोल्ट पिछले 2 दिनों का भूखा था, इसलिए वो जल्दी जल्दी खाना खाने लगता है। खाने के चक्कर में उसका सेलर और फ्यूम की बातों पर कोई ध्यान नहीं जाता, जो अपनी मौत के बारे में बातें कर रहे थे। फ्यूम मरने के बाद चिड़िया बनना चाहता था जिससे वो किसी अमीरजादे के ऊपर बीट कर सके, जबकि सेलर चाहता था कि मरने के बाद उसकी राख को समुद्र में बहा दिया जाए। अब खाना खाने के बाद बोल्ट मोली के पीछे चल देता है। रास्ते में वो चर्च में एक शादी होती हुई देखते हैं, जिसे देखकर मोली बोल्ट से अपनी कहानी बताने लगती है। मोली शादी से पहले एक ब्रॉडवे डांसर हुआ करती थी। उसने सोचा था कि शादी के बाद उसकी जिंदगी परियों की किसी हैप्पी एंडिंग कहानी की तरह गुजरेगी, लेकिन उसका हस्बैंड उसे कर्ज में डुबोकर छोड़कर चला गया, जिसकी वजह से कर्जदारों ने उसके घर को जब्त कर लिया था। इसके बाद 8 सालों तक वो पागलों की तरह बस रोती रहती थी और आज उसकी ये हालत है। लेकिन उसे ये जिंदगी अच्छी लगने लगी थी, इसलिए अब वो जानबूझकर पागलों वाली जिंदगी गुजारती है। मोली बोल्ट से उसकी शादी के बारे में पूछती है तो वो बताता है कि उसकी शादी भी ज्यादा दिन नहीं चल सकी, क्योंकि पैसा कमाने के चक्कर में उसके पास अपनी वाइफ के लिए टाइम ही नहीं होता था। वो जब वापस आकर देखते हैं तो उन दोनों नशेड़ियों ने मोली के रहने की जगह में आग लगा दी थी और उसका सारा सामान जलकर राख हो गया था। मोली ये देखकर अपने आंसुओं को नहीं रोक पाती, क्योंकि एक बार फिर से उससे उसका घर छिन गया था। लेकिन वो चुप बैठने वाली भी नहीं थी। वो बोल्ट, सेलर और फ्यूम्स को साथ लेकर उन दोनों नशेड़ियों से बदला लेने के लिए चल देती है। इसके लिए वो बोल्ट को बलि का बकरा बनाकर दोनों नशेड़ियों के पास भेजते हैं। बोल्ट डरते डरते उन दोनों के पास चला जाता है। वो उन्हें गुस्सा दिलाकर उस चाइनीज रेस्टोरेंट की ओर भागने लगता है, जहाँ उसके तीनों साथी एक बड़े बर्तन में गर्म पानी के साथ उसका इंतजार कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ बोल्ट के साथ थोड़ी गड़बड़ होती है और वो 28 सेकंड के लिए उस इलाके की सीमा से बाहर हो जाता है। फिर भी वो मोली को उसका बदला दिलाने में कामयाब हो जाता है। इधर जब क्रैसवेल को ये बात पता चलती है तो वो परेशान सा हो जाता है, क्योंकि बोल्ट का अलार्म अगर 2 सेकंड और बच जाता तो ये खेल यहीं खत्म हो जाता और पूरी जमीन क्रैसवेल की हो जाती। अब वो बोल्ट को हराने के लिए चाल चलने लगता है। एक रात को तेज बारिश होने लगती है, इसलिए सारे बेघर लोग उस जगह की ओर भागने लगते हैं जिसे वो मिशन कहते थे, और ऐसी कंडीशन में वही जगह उन लोगों के लिए आश्रय का काम करती थी। लेकिन आज क्रैसवेल ने बोल्ट को हराने के लिए उस जगह को किसी तरह बंद करवा दिया था। जब बोल्ट और सारे लोग वहां बाहर से ताला लगा हुआ देखते हैं तो फिर वो बारिश से बचने के लिए जैसे तैसे इधर उधर छुप जाते हैं। लेकिन आज बारिश में भीगने की वजह से सेलर को बुरी तरह ठंड लग जाती है और वो उनके पास से उठकर फ्री क्लिनिक पर दवाई लेने के लिए चला जाता है। सुबह को जब वो सेलर को वहां से गायब देखते हैं तो तीनों अलग अलग रास्तों से उसे ढूंढने के लिए चल देते हैं। अब बोल्ट को वो एक रेस्टोरेंट के सामने पड़ा हुआ मिल जाता है, लेकिन अब तक वो मर चुका था। उसके हाथ में बोल्ट का दिया हुआ रुमाल होता है जो उसने अभी तक इस्तेमाल नहीं किया था। रेस्टोरेंट का मालिक उसके बारे में ऐसे बातें कर रहा था जैसे उसके रेस्टोरेंट के सामने किसी जानवर की लाश पड़ी हो। थोड़ी देर में एम्बुलेंस उसे वहां से ले जाती है तो रेस्टोरेंट के मालिक को बड़ा सुकून मिलता है। लेकिन सेलर की ऐसी मौत देखकर बोल्ट का दिल बहुत परेशान हो जाता है। आज पहली बार वो गरीब लोगों के दर्द को अपने अंदर महसूस करता है। अब फ्यूम के साथ मोली फ्यूनरल होम से सेलर की राख को एक जूते के बॉक्स में भर कर ले आती है, क्योंकि वहाँ कलश में तो सिर्फ अमीर लोगों की ही राख भरी जाती थी। वो लोग शहर से निकलने वाले पानी में उसकी राख बहा देते हैं, क्योंकि फ्यूम के मुताबिक ये पानी एक न एक दिन समुद्र में ही जाकर मिलेगा। इस तरह परेशानियों का सामना करते हुए बोल्ट यहाँ 30 दिन गुजारने में कामयाब हो जाता है और आखिरी दिन के डूबते सूरज को देखकर इमोशनल हो जाता है, क्योंकि आज के बाद ना तो उसे गंदे कपड़े पहनने पड़ेंगे और ना ही ठंड में सोना पड़ेगा। वो ईश्वर का शुक्रिया करता है और उससे माफी मांगता है, क्योंकि जब वो अमीर था तो ईश्वर में विश्वास नहीं करता था। इसके बाद वो दौड़कर मोली के पास एक शैंपेन की बोतल लेकर जाता है जो उसने कहीं से चुरा ली थी, और वहाँ बाद में पैसे चुकाने का एक नोट लिखकर छोड़ आया था। वो मोली से अपनी कामयाबी के जश्न में शामिल होने की रिक्वेस्ट करता है। मोली को उसकी कोई बात समझ में नहीं आती, लेकिन फिर भी वो उसकी खुशी में शामिल होती है और दोनों काफी देर तक डांस करते रहते हैं। डांस करते हुए उन दोनों को ये एहसास हो जाता है कि इन झोपड़पट्टियों में रहते हुए वो एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। इसके बाद बोल्ट मोली को अपने साथ अपने शानदार घर की ओर लेकर चल देता है। मोली को लग रहा था कि वो पागल हो गया है और अंदर से उन्हें जूते मारकर भगाया जाएगा, लेकिन बोल्ट उसकी बात पर हंसते हुए उसे घर के अंदर लेकर पहुंच जाता है, जहां एक पार्टी चल रही होती है। बोल्ट पार्टी में मौजूद क्रैसवेल और अपने तीनों लीगल एडवाइजर्स के पास जाकर उन्हें बताता है कि वो शर्त जीत गया है, लेकिन वो सब किसी भी शर्त के बारे में जानकारी होने से साफ इनकार कर देते हैं।
दरअसल बोल्ट को जीतता हुआ देखकर क्रॉसवेल ने उसके तीनों लीगल एडवाइजर्स को लालच देकर अपने साथ मिला लिया था। बोल्ट ये सब देखकर हैरान रह जाता है। वो समझ जाता है कि उसके साथ बहुत बड़ा धोखा किया गया है। अब वो लोग उसे पूरी कहानी बताते हैं कि उसके जाने के बाद उसे पागल साबित कर दिया गया था, जिसकी वजह से उसका सब कुछ उसके पावर ऑफ अटॉर्नी यानी उसके लीगल एडवाइजर्स के कब्जे में आ गया था और उन्होंने ये सब कुछ क्रॉसवेल को बेच दिया था, यहाँ तक कि उसका अपना घर भी। इसके बाद क्रॉसवेल उसे धक्के मारकर वहां से निकलवा देता है। बोल्ट को इस बात से बहुत बड़ा झटका लगता है और अब वो वाकई पागलों जैसा बर्ताव करने लगता है। रास्ते में वो अपने आप से ही बातें करने लगता है कि उसके साथ ऐसा कैसे हो सकता है, आखिर वो अमेरिका का सबसे अमीर आदमी है। उसकी बातें सुनकर एक पागल आदमी उससे बहस करने लगता है और अपने आप को दुनिया का सबसे अमीर आदमी बताता है। बोल्ट का पहले से ही दिमाग खराब था, इसलिए उस पागल की बातों से वो गुस्से में आकर उसे पीटने लगता है। इस बीच पुलिस वहां आकर उनका बीच बचाव करवा देती है, लेकिन जैसे ही वो पागल दोबारा अपने आप को सबसे अमीर कहने लगता है तो बोल्ट फिर से अपना आपा खो देता है और पुलिस के सामने ही उसे पीटने लगता है। उसकी हरकतें देखकर पुलिस उसे पकड़कर एक मेंटल हॉस्पिटल पहुंचा देती है। इस छोटे से क्लिनिक में मरीजों की इतनी भीड़ होती है कि डॉक्टर गलती से उसे एक ही इंजेक्शन 3 बार लगवा देता है, जिससे बोल्ट का शरीर नीला पड़ने लगता है। बोल्ट की किस्मत अच्छी थी, जो एक नर्स की नज़र उस पर पड़ जाती है और उसे तुरंत आईसीयू वार्ड में भर्ती कर दिया जाता है। जब मोली उसे ढूंढते हुए अस्पताल पहुंचती है तो उसकी हालत देखकर वो रोने लगती है, लेकिन वो उसे जिंदगी से हार ना मानने के लिए कहती है। वो उससे अपने प्यार का इजहार करती है और कहती है कि बिना पैसे के भी वो उसके साथ जिंदगी गुजारने को तैयार है। उसके इतना कहते ही बोल्ट को होश आ जाता है और वो मोली के साथ फिर से उन्हीं झोपड़पट्टियों की ओर चल देता है। यहाँ क्रॉसवेल ने उन झोपड़पट्टियों को उजाड़ने के लिए एक सेरेमनी रखी होती है, जिसमें कुछ मीडिया के लोग भी आए होते हैं। बोल्ट ये सब देखकर चुप नहीं रहता और ये सब रोकने के लिए सब लोगों को अपने पीछे बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन उनमें से कोई उसकी बात पर ध्यान नहीं देता और सब अपने अपने लिए कोई नई जगह ढूंढने के लिए जाने लगते हैं। जब मोली उन्हें पीछे से आवाज देकर कहती है कि वहाँ बहुत सारा फ्री खाना मिल रहा है तो वो सब रुक जाते हैं और सबके सब बोल्ट के पीछे सेरेमनी में पहुंच जाते हैं। उनकी वजह से यहाँ एक हंगामा सा शुरू हो जाता है। उनमें से कुछ लोग खाने पर टूट पड़ते हैं तो कुछ शराब पर, और एक तो डांस करके एक अमीर औरत को ही पटा लेता है। इस बीच बोल्ट उनमें से एक बेघर आदमी की मदद से एक बुलडोजर मशीन पर कब्जा कर लेता है। उसे देखकर क्रॉसवेल भी एक दूसरी बुलडोजर मशीन से उस पर हमला कर देता है, लेकिन आखिर में बोल्ट उसकी मशीन को पलट देता है और उसे मशीन से लटकाकर सबके सामने सच्चाई बताने के लिए कहता है। जान बचाने के लिए क्रॉसवेल अपना सारा गुनाह कबूल कर लेता है और कहता है कि हाँ, उन दोनों के बीच एक शर्त लगी थी जिसे बोल्ट जीत गया था। ये पूरा सीन मीडिया वालों के कैमरे में कैद हो जाता है और अब कुछ महीने बाद न्यूज़ पर दिखाया जाता है कि बोल्ट अदालत में क्रॉसवेल के खिलाफ केस जीतकर अपना सब कुछ वापस हासिल करने में कामयाब हो जाता है और फैसला करता है कि वो उस झोपड़पट्टी इलाके को साफ करवाकर वहाँ बेघर लोगों के रहने के लिए मकान, पार्किंग और फ्री इलाज के लिए एक अस्पताल बनवाएगा। अब न्यूज़ एंकर एक उड़ती उड़ती सी खबर सुनाती है कि जल्द ही बोल्ट उस लेडी से शादी करने वाला है जिसे वो झोपड़पट्टी इलाके में मिला था। एंकर के हिसाब से ये शादी किसी शानदार जगह पर होगी, लेकिन आखिर में दिखाया जाता है कि बोल्ट मोली से उसी झोपड़पट्टी इलाके के चर्च में शादी करता है और उसके साथ अपनी कार में बैठकर हनीमून के लिए जाने लगता है। तभी वही पागल आदमी जो अपने आप को दुनिया का सबसे अमीर आदमी बताता था, वो उसकी कार के पीछे लग जाता है और उसे अपनी कार बताता है। लेकिन जैसे ही बोल्ट कार से बाहर निकल कर आता है तो वो पागल उससे अपनी जान बचाकर वापस भागता है, क्योंकि वो अभी तक नहीं बोला था कि बोल्ट उससे भी बड़ा पागल है। इस तरह एक हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी समाप्त हो जाती है।